मदन जी अपने बेटे महेश से, बेटा महेश, तुम्हारी माँ की दवा के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो कल मैं बैंक गया था। उसमें से कुछ पैसे निकाले और बैलेंस चेक किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। अकाउंट में पेंशन के पैसे और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी आता है। तो इतना कम कैसे हो सकता है? तुम बैंक में जाकर पता कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तुम्हारे कहने पर 15 दिन पहले इस अकाउंट में तुम्हारा नाम भी जुड़वा दिया था। हम दोनों के अलावा अकाउंट से और कोई पैसे निकाल नहीं सकता है, तो गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक बार तुम बैंक में जाकर पता कर लेना, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं बार बार बैंक जाऊं। महेश सहमते हुए कहता है, बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? जॉइंट अकाउंट में मेरा नाम जुड़वाकर आपने गलती कर दी। आपको क्या लगता है आपको बिना बताए मैं आपकी अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ? आपको पैसे की ज़रूरत ही क्या है? माँ की दवा तो सिर्फ एक बहाना है। आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो आप इसे अपने दोस्तों में बांट देंगे। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह कहते हुए महेश वहाँ से चला गया। तभी महेश की माँ राधिका जी कमरे से बाहर आते हुए महेश के पिता मदन जी से कहती है, क्या बात है? आज सुबह सुबह महेश आपसे क्यों बहस कर रहा था? मदन जी राधिका को समझाते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं, कभी कभी बच्चों का मिजाज भी बदल जाता है। राधिका जी गुस्से से कहती हैं, हमने भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, कभी भी अपने बच्चों पर कोई परेशानी नहीं आने दी। फिर यह आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का किया धरा कैसे भूल जाते हैं? मदन जी कहते हैं, आज का ज़माना बदल चुका है। शायद हमारे नसीब में बस यही सब देखना और सुनना बाकी रह गया है। महेश की पत्नी पिंकी किचन से ये सारी बातें सुन लेती है। वह बाहर आती है और मदन जी से कहती है, आज के बड़े बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम है। बच्चे जितना करते हैं माँ बाप उन्हें उतना ही सताते हैं। आपके बेटे ने अगर पैसे निकाल भी लिए तो क्या ज़रूरी थी उनसे यह सवाल करने की? क्या वे अपना पैसा आप पर खर्च नहीं करते? आपको अगर हमसे कोई भी तकलीफ़ है तो आप अपने पैसे लेकर हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते? आप अपना अलग घर ले लेते। पूरा घर दवाई दवाई महकता है, ऐसा लगता है जैसे यह अस्पताल हो। आपको तो अपने बेटे का एहसान मानना चाहिए और आप लोग चुगली कर रहे हैं। यह सब सुनकर राधिका जी कहती हैं, क्या हम अपने बेटे को कुछ भी नहीं कह सकते? हमें इतना भी हक नहीं है? राधिका जी और महेश जी दोनों दुखी मन से अपने कमरे में चले जाते हैं। राधिका जी का घुटनों का दर्द आज बढ़ गया था। हल्दी का लेप लगाने पर भी कम नहीं हो रहा था। तभी मदन जी दवा लाने के लिए बाहर जाते हैं। दवा लेकर लौटते समय मदन जी रोड के किनारे बेंच पर बैठे मनोहर जी को ठंड से ठिठुरते देखते हैं। मदन जी मनोहर जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मनोहर जी फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, अभी 4 महीने पहले ही मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद सारे पैसे अपने बेटे के नाम कर दिया और आज मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आप अपना रहने और खाने का इंतज़ाम खुद से कर लीजिए। मदन जी मनोहर जी को समझाते हुए कहते हैं, चलिए आपके बेटे से मैं बात करता हूँ। मदन जी कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वह आपका क्या सम्मान करेगा? अब मदन जी को तो कुछ सूझ नहीं रहा था। वह मनोहर जी का हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। मनोहर जी को देखकर बहू ने कहा, आपको रखकर हम एहसान कर रहे हैं और आप हमारे घर को धर्मशाला बना रहे हैं, जो रोड चलते किसी को भी घर लेकर आ जाते हैं। बेटा यह सब कमरे से सुन रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मदन जी मनोहर जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। उस रात मदन जी सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह एक बुरी खबर मिली कि कल रात पार्क में ठंड के कारण मनोहर जी की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर मदन जी ने एक निश्चय किया और अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर दवा ले लेना। मदन जी
सबसे पहले बैंक जाते हैं और जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उनके बेटे ने ही उनके जॉइंट अकाउंट से पैसा निकाला था। मदन जी सबसे पहले वह जॉइंट अकाउंट से अपने बेटे का नाम हटाते हैं, अपनी ज़मीन और अपने घर के कागजात बैंक में जमा करते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद वे अपने एक पुराने वकील मित्र से मिलने जाते हैं। वकील से मिलकर एक दस्तावेज़ तैयार करते हैं जिसके अनुसार मदन जी के किसी भी संपत्ति पर उनके बेटे और बहू का कोई हक नहीं होगा। मदन जी शाम को अपने घर वापस आते हैं और राधिका जी से सारी बातें बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बैंक से लोन लिया और जज से अपने बेटे को बेदखल कर दिया है। मदन जी उसी समय बहू को बुलाकर कहते हैं, हमने अपने आशियाने का इंतज़ाम कर लिया है, अब तुम और तुम्हारा पति अपने आशियाने का इंतज़ाम कर लो और अगर यहाँ रहना चाहते हो तो किराया देना होगा। यह सुनकर बहू हक्का बक्का रह जाती है। वह तुरंत महेश को फ़ोन करती है। महेश घर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, यह सब क्या है पिताजी। तभी राधिका जी अपने बेटे को एक ज़ोर से चाटा मारती हैं और कहती हैं, यह घर हमारा है, तुम यहाँ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। आज पिंकी ने पहली बार अपने सास ससुर का यह रूप देखा था। वह पूरी तरह से सहम गई थी। वह अपने पति महेश को लेकर अंदर चली जाती है। अब बेटे और बहू माँ बाप की बातें मानते थे। कुछ दिन के बाद बैंक से मदन जी के नाम की चिट्ठी आती है कि उनका लोन अप्रूव हो गया है। मदन जी बैंक जाते हैं और वहाँ से लोन के पैसे से अपने गांव के पास एक नया घर बनवाने का काम शुरू करते हैं। उस घर को मदन जी वृद्धाश्रम का रूप देते हैं। 1 महीने में यह वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय मदन जी और उनकी पत्नी राधिका जी वृद्धाश्रम में ही बिताते थे। वे लोगों की सेवा भी करते और अन्य स्टाफ भी रखे जो वृद्धों की सेवा में लगे रहते थे। वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को पेंशन भी मिलता था, तो सभी कुछ न कुछ मदन जी को पैसे दिया करते थे। इससे मदन जी का यह वृद्धाश्रम अच्छे तरीके से चलने लगा। मदन जी वृद्धाश्रम की उन्नति देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें बस इतना दुख था, अगर यही हिम्मत उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज मनोहर जी जिंदा होते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हिम्मत को कम नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सभी तक पहुँचाते रहें तो प्लीज़ हमारे इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।